स्पाइनल कॉर्ड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या, और इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि बाहर से देखने में स्पाइनल कॉर्ड लगता कैसा है, कितना बड़ा होता है, कहाँ पर रहता है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। तो हम चाहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को जानने से पहले थोड़ा सा बैक जाएं नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग में, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम के बारे में। तो थोड़ा सा फिर से हम लोग जाएंगे, 1-2 मिनट लेंगे टाइम, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अपने टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो हमारा जो मेन टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, वो देखिए नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो मेरा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब हम इस फिगर में, अच्छा इस फिगर को बात करते हैं, बगल में एक मैं फिगर बनाता हूं जिसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा टॉपिक, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, एक कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड और यहां से लेकर यहां तक इसको कहते हैं हम लोग ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन कहेंगे। और इसको जो लंबा स्ट्रक्चर है, अब देखिए ये इस स्ट्रक्चर को जब आप भी बुक में पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर के बारे में लिखा होगा, दिस इज अ लॉन्ग थिन एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दिस इज अ थिन लॉन्ग एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लोअर पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक ऊपर वाला जिसे हम लोगों ने ब्रेन कहा, और ये नीचे वाला पार्ट जिसे हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड कहा। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। बस उसके बाद अब क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ने के लिए हम लोग आते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि दिस इज अ लॉन्ग थिन एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये कुछ लंबा ट्यूबुलर है, ट्यूब की तरह है, और इसकी जो लंबाई होती है, वो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसका मतलब लगभग 18 इंच और 1.5 फीट। 18 इंच 45 सेंटीमीटर या 1.5 फीट मेल में होती है। मेल में, वोमेन में हर चीज थोड़ा कम हल्की हो जाती है। कभी भी किसी के बारे में आप कंपैरिजन करेंगे ना मेन एंड वोमेन में, तो आप जो चीज मेन में पाएंगे वोमेन में उसके कंपैरिजन में ज्यादातर चीजें हल्की होती हैं या छोटी होती हैं, ज्यादातर चीजें। तो वही चीज स्पाइनल कॉर्ड में, जो वोमेन में स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 43 सेंटीमीटर एंड 17 इंचेस के बराबर होती है। देखिए मेन में वही स्पाइनल कॉर्ड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑलमोस्ट 18 इंच, ऑलमोस्ट 1.5 फीट, और वुमेन में वही चीज 43 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 17 इंच की होती है। अच्छा, ये होता कहां पे? तो आपको मैं बता दूं कि ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ऊपर वाले ने इसे बड़े हिफाजत से रखा है, बड़े हिफाजत से। जिस जगह पे स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। जिस जगह पे उसको रखा गया है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये होता कहां पे? वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास जो है, जो आप अपने बैक में देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। तो आप जब पीछे की जब रीढ़ की हड्डी देखेंगे तो वो सिंगल हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डियों में बहुत सारी हड्डियां, छोटी छोटी पतली पतली। अब इस तरीके की अगर मैं एक बात करता हूं उसको समझाने के लिए, एक रीढ़ की हड्डी, अगर एक रीढ़ की हड्डी की मोटाई लगभग कितनी होती होगी? हर जगह पे सर्वाइकल में, गर्दन के पास जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 7 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, और थोरैसिक में 12 होती है, लंबर में 5 होती है। ऐसे बहुत सारी हड्डियां हैं रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रा। तो ले कि वर्टिब्रल बॉडी के, वर्टिब्रा के अंदर एक होल होता है, ठीक है ना? हर एक वर्टिब्रा है और वर्टिब्रा के अंदर एक होल होता है। अगर आप एक वर्टिब्रा को सपोज कीजिए, एक कॉइन मान लीजिए, एक कॉइन इतना पतला नहीं होता वर्टिब्रा, लेकिन सपोज मान लेते हैं एक कॉइन है, उस कॉइन को बहुत सारे कॉइन एक दूसरे के ऊपर रखिए
बहुत सारे कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रखिए। मैंने किस तरीके से बहुत सारे कॉइन को लिया और उसको एक दूसरे के ऊपर रखा। तो एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखते 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 अगर मैंने बहुत सारा एक कॉइन रख दिया और सपोज कीजिए कि हर कॉइन के सेंटर पे मैंने होल कर दिया, हर एक कॉइन के ऊपर। जैसे एक सपोज कीजिए ये कॉइन है, इस कॉइन के बीच में मैंने होल किया, फिर दूसरा कॉइन है उस कॉइन के ऊपर भी होल किया। सब कॉइन के ऊपर जब हम होल करते चले जाते हैं और सारे कॉइन को एक दूसरे के ऊपर जाकर देते हैं तो आप गौर करेंगे कि ये एक कैनाल बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, क्योंकि हर इसको इस कॉलम को बनाने में वर्टिब्रा की मदद मिली है, वर्टिब्रा ने हेल्प किया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है। और ये वर्टिब्रा के अंदर होता है इसलिए इसका नाम पड़ गया है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। और दूसरी बात हमें ये जान लेना है कि जितनी लंबाई हमारे वर्टिब्रल कॉलम की होती है उसका 2/3 लंबाई स्पाइनल कॉर्ड। बात समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए कि जितनी लंबाई हमारी, एक नॉर्मल एडल्ट की बात कर रहे हैं कि जितनी लंबाई हमारी एक स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम की होती है, जितनी लंबाई वर्टिब्रल कॉलम की होती है उसकी 2/3 लंबाई हमारे स्पाइनल कॉर्ड की होती है। इसका मतलब जितना लंबा वर्टिब्रल कॉलम है उतना लंबा स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। इतनी बात समझ में आई? तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है फोरामेन मैग्नम से शुरू होता है और कहा L1 एंड L2 के जंक्शन पे कहा जाता है। L1 मतलब लंबर वर्टिब्रा 1, L1 का मतलब लंबर वर्टिब्रा 1 के लोअर बॉर्डर या L2 के अपर बॉर्डर पे, तो हम लोग कहते हैं कि L1 एंड L2 के जंक्शन पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई उतनी होती है। तो आप बोलेंगे कि लंबर वर्टिब्रा क्या है, तो आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारे जो वर्टिब्रा है उसमें वर्टिब्रा को अलग अलग नाम से बना दिया गया है। जो वर्टिब्रा गर्दन के पास है उसे हम लोग कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। रीढ़ की हड्डी ना, 7 रीढ़ की हड्डियां हमारे गर्दन में है। 7 रीढ़ की हड्डी जो हमारा गर्दन है उसमें 7 रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो रीढ़ की हड्डी थोरैसिक केज में जिसमें आके हमारा रिब जुटता है उसे हम लोग उन सारे वर्टिब्रा को कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। और जो कमर का जो वर्टिब्रा है उसको कहते हैं हम लोग लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद सैक्रम है, उसके बाद कॉक्सिक्स है। तो पहले बताया कि मुझे उस सब पर नहीं जाना, मुझे एग्जैक्टली बताना है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, कहां पे खत्म होता है। इस वजह से मैं इतना वर्टिब्रा के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूं या वर्टिब्रल बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, इसलिए मुझे इतनी बात बताने की जरूरत पड़ रही है। तो हमने कहा कि जो कमर की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको वर्टिब्रा कहते हैं, वो L1 एंड L2 डिफाइन होती है। तो वह हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 एंड L2 के जंक्शन पे, L1 एंड L2 के बीच में आके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक सिलेंड्रिकल है। उसकी जो ऊपर में अगर आप देखेंगे जो स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो ऊपर में कंटिन्यू हो जाता है। जहां स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है उसके बाद हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा यानी ब्रेन का पार्ट शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं। कि ये हमारा जो सपोज कीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, हमने ये स्पाइनल कॉर्ड सपोज बनाया है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड यहां खत्म हो गया, यहां शुरू है, फोरामेन मैग्नम से शुरू हो जाता है नीचे, और यहां पर L1 एंड L2 के जंक्शन पे आके खत्म हो जाता है। ये ऊपर में जहां खत्म होता है उसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ से ये कहेंगे अगर हम ऊपर से आ रहे हैं तो मेडुला ऑब्लांगाटा जहां खत्म होता है वहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कह सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि जहां मेडुला ऑब्लांगाटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेडुला ऑब्लांगाटा, जहां स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है ऊपर मेडुला ऑब्लांगाटा यानी ब्रेन का पार्ट शुरू हो जाता है। नीचे में वो आके एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। आपने कभी भी बहुत सारे लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा, आइसक्रीम कोन में खाया होगा, तो आप देखेंगे कोन कुछ इस किस्म से होता है, इस किस्म का कोन होता है।
तो उसी तरीके का जिसे कहते हैं कोन, ये जो नोक है ना, ये इस तरीके का कोनिकल स्ट्रक्चर नीचे हो जाता है, जिसको हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड का जो नीचे का हिस्सा है वो नुकीला हो जाता है, कोन टाइप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोनस मेडुलरिस। क्या कहते हैं? कोनस मेडुलरिस, इसे हम लोग कोनस मेडुलरिस कहते हैं। तो ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का कि ये कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ। फिर से एक बार हल्का सा रिवाइज करा देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग, थिन एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये शुरू होता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाद, ये शुरू होता है और ये कहां तक होता है? ये ऊपर में मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाद होता है और नीचे खत्म कहां होता है? कोनस मेडुलरिस पे जाके कंटिन्यू होके वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना, कोनस मेडुलरिस तक होता है और इसका एंड शुरू कहां से होता है, मतलब कि इसका एंड कहां पे करता है? ये कोनस मेडुलरिस L1 एंड L2 के जंक्शन में करता है। ठीक है, ये उसके बाद जो हमारा है कि इसकी लंबाई जो होती है मेल में 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, फीमेल और 18 इंच होता है, वुमेन में 43 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 17 इंच लंबे होता है। हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उसके ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है ना, मेनिंजियल कवरिंग होती है। वो मेनिंजियल कवरिंग जो होती है 3 लेयर में होती है। एक को कहते हैं पाया मैटर, अर्कुनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। पाया मैटर, अर्कुनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी-कभी कि पाया किसे कहेंगे, ड्यूरा किसे कहेंगे, पाया किसे कहेंगे, ड्यूरा किसे कहेंगे। तो मेरा जो याद करने का तरीका है, हिंदी जो समझते हैं उनके लिए बड़ा आसान है। P फॉर पास, पास, पास का मतलब नजदीक। D फॉर दूर, दूर, दूर का मतलब दूर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो 3 कवरिंग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो 3 मेनिंजियल कवरिंग है, उसमें एक का नाम है पाया मैटर, दूसरे का नाम है अर्कनोइड मैटर और तीसरे का नाम है ड्यूरा मैटर। हम लिख देते हैं यहां पर पाया मैटर, अर्कनोइड मैटर और तीसरा लिखाता है ड्यूरा मैटर। ये सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएगी। मैं यहां पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि पाया मैटर, अर्कनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। पाया मैटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरा सटा हुआ है, एकदम कवर है, उसके हर सेल का संज्ञान अच्छे से कवर किया हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग पाया मैटर। ठीक है, पाया मैटर के बाद दूसरी कवरिंग है जिसको कहते हैं अर्कनोइड मैटर और तीसरी कवरिंग है ड्यूरा मैटर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे कहते हैं हम लोग ड्यूरा मैटर। तो आपको जिस तरीके से ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ये तीनों लेयर कवर करता है, बात समझिए। पाया मैटर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग को ये समझ में आता है कि ये 3 कवरिंग सिर्फ ब्रेन की है। नहीं, ये सिर्फ ब्रेन की कवरिंग नहीं है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो कवरिंग है ये ब्रेन को भी कवर करता है और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करता है। तो आप ये समझ गए कि ये पाया मैटर, अर्कनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। पाया को कहा जाता है कि सॉफ्ट होता है, लविंग होता है, पाया मैटर कहा जाता है। अर्कनोइड के बारे में कहा जाता है ये वेव लाइक पॉप वेव टाइप के, मतलब जाली नुमा होता है। और ड्यूरा का मतलब होता है टफ, हार्ड। तो सबसे आउटर लेयर है वो कहलाता है ड्यूरा, बीच वाला पाया एंड बीच वाला अर्कनोइड एंड सबसे अंदर वाला पाया। पाया, अर्कनोइड एंड ड्यूरा, ये 3 कवरिंग हो गई आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, मतलब कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। जब मैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा रहा हूं तो मुझे इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, इसके जो बाहर की कवरिंग उसे क्या कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ स्पेसेस होते हैं पाया मैटर एंड अर्कनोइड मैटर के बीच में, उसे हम लोग कहते हैं सब अर्कनोइड स्पेस। स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड द अर्कनोइड मैटर, द स्पेस बिटवीन द पाया मैटर एंड अर्कनोइड मैटर, द स्पेस बिटवीन द पाया, this one the blue line, the space between the blue line and the red line, paya matter and the arachnoid matter is called subarachnoid space. This is called subarachnoid space. ये कितना बार-बार मैं इस बात पर जोर इसलिए डाल रहा हूँ कि इसी स्पेस के अंदर एक स्पेशल किस्म का फ्लूइड होता है जिसे हम लोग कहते हैं CSF. That fluid is called
CSF। ये फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस, फॉर द शॉक एब्जॉर्बर पर्पस। बहुत सारा चीज ये जो फ्लूइड है इससे हमें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिशन मिलता है, ये हमारे शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, बहुत सारा काम है हमारा CSF का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे इसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर होता है। तो हमें जब ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये भी सेल से बना हुआ है, उसे जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन मुझे पता है कि वो हमारे ब्लड में रहता है, ब्लड से न्यूट्रिशन, नॉर्मली सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन जाता है वो ब्लड से जाता है, लेकिन ये इस जगह पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती क्योंकि ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर होता है। इस ब्रेन टिश्यू को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो इसी CSF की मदद से मिलता है। ये ब्रेन को टिश्यू मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है इसी CSF की मदद से मिलता है। क्लियर? और इसके बाद अर्थनोइड, ये हो गया आपका सब अर्थनोइड स्पेस, द स्पेस बिटवीन द पाया एंड द अर्थनोइड। द नेक्स्ट स्पेस बिटवीन द अर्थनोइड मैटर एंड द ड्यूरा मैटर, द स्पेस बिटवीन the arytenoid matter and the dura matter is called subdural space. This is called subdural space. The space between the dura matter and arytenoid matter. अब इसको बताने से पहले एक नया वर्ड, मतलब अगला स्पेस जो है उसे हम लोग कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। तो आपने दो स्पेस पढ़ लिया, स्पेस बिटवीन द पाया एंड द अर्थनोइड, दैट इज कॉल्ड subarachnoid space, and the space between the अर्थनोइड and dura is called dura matter is called the subdural space। लेकिन आप जब आएंगे तो एपिड्यूरल स्पेस आ जाता है। एपी का मतलब बाहर, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस या एपिड्यूरल स्पेस एग्जैक्टली होता क्या है? व्हाट इज एपिड्यूरल स्पेस? आप बोलेंगे कि ड्यूरा मैटर से बाहर, अरे ड्यूरा मैटर से बाहर कहां पर मिलेगा? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा ड्यूरा मैटर है वो दो लेयर होते हैं, टू लेयर होता है। ड्यूरा मैटर सिंगल लेयर नहीं होता, पाया मैटर अर्थनोइड मैटर की तरफ है, ये डबल लेयर होता है। इसीलिए मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक और लेयर ड्रॉ कर देता हूं, ये रहा। इसीलिए मैंने उसका नहीं ड्रॉ किया था, मेरे पास कलर की कमी है, इसीलिए मैंने फिर ब्लू रंग से कर दिया। इसका मतलब ये पाया मत समझ लीजिएगा, ये आपका अर्थनोइड का दूसरा लेयर, दिस इज अर्थनोइड सेकंड लेयर। तो अर्थनोइड का एक लेयर ये ब्लैक वाला, अर्थनोइड का एक लेयर ये ब्लू वाला। जो ब्लैक वाला है अंदर के साइड में है, इससे इस ब्लैक वाले को कहते हैं हम लोग ड्यूरा मैटर का मेनिंजियल लेयर, दैट इज कॉल्ड मेनिंजियल लेयर। And the outer layer of the dura mater is called periosteal layer, periosteal layer, periosteal layer. So the space between the meningeal layer and the periosteal layer, the space between the meningeal layer and periosteal layer is called epidural space, is called एपिड्यूरल स्पेस। मतलब कि ये जो एपिड्यूरल स्पेस है वे ड्यूरा मैटर के दोनों लेयर के बीच का है। वो एपिड्यूरल स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द मेनिंजियल लेयर एंड द पेरिओस्टियल लेयर। तो अब आपको थोड़ा एक स्टेप पीछे जाते हैं, तो अब आप गौर करेंगे कि जब मैंने बात की थी सबड्यूरल स्पेस की, उस वक्त मैंने आपको बताया द स्पेस बिटवीन द अर्थनोइड मैटर एंड द ड्यूरा मैटर। लेकिन अब एग्जैक्टली आप एकदम क्लियर बोलना है, अब आप ये भी बोल सकते हैं द स्पेस बिटवीन द अर्थनोइड मैटर एंड द मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आप एकदम एग्जैक्ट बोलना चाहते हैं तो आप से ये कह सकते हैं कि सबड्यूरल स्पेस आपके अर्थनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर का जो दो लेयर है उसमें जो मेनिंजियल लेयर है, मेनिंजियल लेयर एंड अर्थनोइड मैटर के बीच का जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। और मेनिंजियल लेयर एंड द पेरिओस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर, इस दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे हम लोग कहते हैं पेरिओस्टियल लेयर। इसमें लोग बहुत लोगों को परेशानी होती है इस चीज को समझने में, इसलिए मैंने बहुत ही क्लियर समझाया है। तो ये समझ में आ गया आपके बारे में, इसके बारे में स्पेस कौन कौन सा स्पेस होता है। तो हम लोगों ने CSF के बारे में डिटेल पहले पढ़ लिया है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करने जा रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारा जो CSF होता है वो विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एंड अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो
CSF मिलता है वो सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में मिलता है, और ये सब ऑर्गेनॉइड स्पेस ब्रेन में भी मिलता है और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, क्योंकि ये पाया मैटर, ऑर्गेनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर वो हमारे को ब्रेन में भी है और स्पाइनल कॉर्ड में भी है। क्लियर? अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। तो ये हो गया हमारा, आपको एक बात बता देते हैं कि जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, आप गौर करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई है, जैसे जो चौड़ाई है, वो एक तरह की नहीं है। ऊपर में चौड़ी ज्यादा है, बीच में थोड़ी पतली है, बीच के नीचे थोड़ी चौड़ी हो जाती है और आखिर में कोण बन जाती है। तो उसका जहां पर मैक्सिमम चौड़ा होता है, मतलब जो ज्यादा मोटा होता है, इसको कह सकते हैं, वहां पर जो उसका डायामीटर होता है वो 13 mm के बराबर होता है। 13 mm 13 mm के बराबर होता है। जब कहां पे वो मैक्सिमम कहां मिलता है, वो सर्वाइकल एंड लंबर एरिया में वो मिलता है। जो ज्यादा आपको गोल है ना, सिलेंड्रिकल है, तो कहीं पर ज्यादा गोल है, चौड़ा ज्यादा है, कहीं पर पतला है, फिर कहीं पर चौड़ा है, तो दो जगह पर एक इनलार्ज मिलता है। सपोज कीजिए मैं आपको एक फिगर बनाता हूं, देखिए, अगर सपोज कि इस किस्म का है लंबा सिलेंडर, मेरा फिगर होता है एग्जैक्टली बना है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि अगर सपोज कीजिए यहां पर चौड़ाई ज्यादा है, यहां पर चौड़ाई ज्यादा है, यहां पर पतला है, तो कहता है कि जहां पर मैक्सिमम चौड़ा है, जो वहां पर जो डायमीटर होता है वो 13 mm ऑलमोस्ट हाफ इंच के बराबर होता है, और जहां पर पतला है, जैसे थोरैसिक एरिया में थोड़ा पतला होता है, वहां पर इसकी जो थिकनेस है, उसका डायमीटर होगा वो होगा 6.4 mm। डायमीटर समझ में आ रहा है कि जब आप स्पाइनल कॉर्ड को काटते हैं, सपोज कीजिए कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और आपने इसको काटा, और काटने के बाद आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ये डायमीटर या ये डायमीटर, ये जो चौड़ाई है, ये सर्वाइकल रीजन एंड द लंबर रीजन में सबसे ज्यादा होती है, वो ऑलमोस्ट 13 mm के बराबर होती है। थोरैसिक रीजन में स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा पतला हो जाता है, वहां पे उसकी जो डायमीटर होता है वो 6.4 mm होता है। क्लियर? अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं कि कुछ वर्ड आता है कि डेंटिकुलेट लिगामेंट क्या कहलाता है, फाइलम टर्मिनेल क्या है, लीनिया स्प्लेंडस क्या है, कोनस मेडुलरिस मैंने बता दिया आपको। वो जो कोनस मेडुलरिस जो स्पाइनल कॉर्ड नीचे में नोकीला बन जाता है, दिस इज कॉल्ड द कोनस मेडुलरिस, नथिंग एल्स। अब बात आती है डेंटिकुलेट लिगामेंट, फाइलम टर्मिनेल एंड लीनिया स्प्लेंडस। फाइलम टर्मिनेल एंड लीनिया स्प्लेंडस। तो डेंटिकुलेट लिगामेंट एग्जैक्टली क्या है? दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द पाया मैटर। लीनिया डेंटिकुलेट लिगामेंट क्या है? दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पाया मैटर। क्या होता है कि पाया मैटर एक टिथ लाइक प्रोजेक्शन निकालता है अपने दोनों साइड बाइलैटरली। सपोज कीजिए दिस इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द कवरिंग of the pia mater, the innermost layer of the meninges। उसके बाद the innermost layer मतलब meninges तो अंदर का लेयर है जिसको हम लोग पाया मैटर कहते हैं। तो पाया मैटर का क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है, तो वो टिथ लाइक प्रोजेक्शन निकालता है। सपोज कीजिए कि मैं फिगर बनाता हूँ, ये आपका समझ लीजिए कि ये जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और मैं पहला लेयर बनाने जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पाया मैटर। जो रेड कलर में बनाया वो पाया मैटर है। तो पाया मैटर क्या करता है? साइड से ना वो इस तरीके से टिथ लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होता है, ऐसे निकला रहता है, इधर निकला रहेगा, फिर इधर निकला रहेगा, इस तरीके से ये निकला रहता है। गौर करें इसको, इस तरीके से निकला रहता है। तो एक हर ये 21 पेयर्स में होता है। ये कितने पेयर्स में होता है? 21 पेयर्स, मतलब 21 जोड़े में मिलता है। 21 पेयर्स में 21 जोड़े में मिलता है। 21 इस साइड होगा और 21 इस साइड होगा, और इसका ये जाकर साइड में ड्यूरा मैटर से जाकर अटैच कर जाता है। और ये इसका काम क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड को अपने पोजीशन पर रखना। सपोज कीजिए कोई खाली चीज है, तो इस मतलब कि वो स्पाइनल कॉर्ड को अपने पोजीशन पर इधर से फिक्स करके इधर से फिक्स करता है, स्पाइनल कॉर्ड हिले नहीं, अपने पोजीशन पे मेंटेन होकर रहे। इधर से लिगामेंट लिगा, इधर जाकर इसमें जाकर अटैच कर गया, इधर से निकल के इसमें अटैच कर गया। इससे क्या होगा कि लिगामेंट ये स्पाइनल कॉर्ड मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। अगर सपोज कीजिए कुछ नहीं रहता, हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से मूव करता है,
ठीक है, इस मूव ना करे, ये अपने पोजीशन पे रहे, इसलिए दोनों तरफ से डेंटिकुलेट लिगामेंट है जो इसको अपने पोजीशन पे बना के रखता है। ये डेंटिकुलेट लिगामेंट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, ये किस चीज का मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ऑफ पाया मैटर। ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलता है। अगला टॉपिक, अगला वर्ड है फाइलम टर्मिनेल। व्हाट इज फाइलम टर्मिनेल? फाइलम टर्मिनेल होता ये है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के नीचे पूरा मेडुलस के पास ये आके पाया मैटर खत्म हो जाता है और यहां से एक थिन, लंबा सा लॉन्गिट्यूडनल थिन एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये मॉडिफिकेशन भी, ये भी मॉडिफिकेशन पाया मैटर का है। ये नीचे में आकर एक थिन लंबा सा स्ट्रक्चर बनाता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे हम लोग फाइलम टर्मिनेल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द फाइलम टर्मिनेल। फाइलम टर्मिनेल क्या है? फाइलम टर्मिनेल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द पाया मैटर। जैसे डेंटिकुलेट लिगामेंट एक तरह का मॉडिफिकेशन है, उसी तरीके का एक मॉडिफिकेशन है फाइलम टर्मिनेल। फाइलम टर्मिनेल क्या होता है कि नीचे आके जहां स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है कोरस मेडुलस में, ये आके राउंड हो जाता है और राउंड होने के बाद नीचे से उसमें एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। देखिए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, रेड कलर से बना रहे हैं, इसका मतलब ये पाया मैटर है। ये लंबा अब शीट नहीं रहा, ये मंजे तक शीट नहीं रहा, ये एक लंबा सा कॉर्ड बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। दिस इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनेल। और एक और है लीनिया स्प्लेंडेंस। ये क्या कर है? लीनिया स्प्लेंडेंस। लीनिया स्प्लेंडेंस क्या है कि आप अगर जब देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड में अंदर आगे के साइड में एक डिप्रेशन, एक गड्ढा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर मीडियन फिशर एक गड्ढा, लॉन्गिट्यूडनल गड्ढा है, तो किस किस्म का गड्ढा रहता है? देखिए मान लीजिए ये गड्ढा है, ये गड्ढा है ना, ये लंबा गड्ढा है, ठीक है ना। तो इस तरह से गड्ढे के अंदर एक फोल्डिंग रहती है पाया मैटर की, उस लंबा सा मोटा सा एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो इस गड्ढे के अंदर एंटीरियर मीडियन फिशर के अंदर वो रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग उसको? लीनिया स्प्लेंडेंस। बैंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर। बैंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर। जब आप स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड में आगे पूरा एक गड्ढा है, ऐसे डिप्रेशन है, जिसको कहते हैं हम लोग गड्ढे को एंटीरियर मीडियन सल्कस और एंटीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर मीडियन सल्कस कहा जाता है। पूरे स्पाइनल कॉर्ड में आगे के साइड में एक गड्ढा रहेगा, उसी गड्ढे के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल बैंड फाइबर्स रहता है जो बना होता है पाया मैटर का, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनिया स्प्लेंडर। ठीक है, और ये इतनी सारी बातें स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो गई है, उसके अराउंडिंग सरफेस इसके बारे में हो गई है। दो वर्ड और मैं जोड़ देता हूं, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व वो नर्व्स है जो नर्व आके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होते हैं, उन सारे नर्व को हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। और जो नर्व ब्रेन से अटैच होते हैं, दैट उस नर्व को हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व किसे कहा? वो सारे नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हैं, उसे हम लोगों ने स्पाइनल नर्व कहा। जो ब्रेन से अटैच होते हैं, उसे हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं। और गैंग्लियन वर्ड जो आता है, वो गैंग्लियन वर्ड आता है, मैंने पहले बताया है कि ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत सारा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर होता है तो वो गैंग्लियन बनता है। उसे हम लोग और डिटेल में गैंग्लियन के बारे में आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए मैंने इतना बता दिया कि व्हाट इज गैंग्लियन। द गैंग्लियन इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इज कॉल्ड गैंग्लियन। ये था आज का पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।